नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र 2026 के समापन की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई कुछ ही मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल संशोधन पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और तय कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त 2026 को समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में कुल 19 बैठकें निर्धारित थीं, जो मुख्य रूप से विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान से प्रभावित हुईं। मानसून सत्र के दौरान कुल 12 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और व्यवधान के कारण अधिकांश समय सदन की कार्रवाई बाधित रही। लिहाजा प्रश्नकाल या तो चल नहीं पाया, चला तो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात संसद के मानसून सत्र 2026 और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल जी स्टूडियो में हैं। दामोदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, संसद का मानसून सत्र अगर विधायी कार्य की दृष्टि से कहा जाए तो सरकार के लिए एक तरह से उत्पादकता वाला रहा, लेकिन अगर चर्चा की बात की जाए, क्योंकि विधेयक पर चर्चा नहीं हुई, मुद्दों पर चर्चा, अधिकांश मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, व्यवधान के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, ये एक बड़ा मुद्दा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम 2 तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। जाहिर सी बात है, संसद के सामने, देश के सामने कई ऐसे मुद्दे इस समय हैं जिन पर सदन में चर्चा की जा सकती थी। लोगों को उम्मीद थी कि चर्चा होगी। लेकिन अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो इसमें, जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं कहा, कि एक विधेयक और अगर बात की जाए पेपर लीक का जो मुद्दा है उस पर एक लंबी चर्चा दोनों सदनों में हुई, उसके अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा
नहीं हो पाई। प्रश्नकाल लगभग नहीं चल पाया और यह स्थिति तब हुई जब सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानसून सत्र के पहले ही दिन कहा था कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पर। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा था कि सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल बाधित ना किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। दामोदर जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा लोकसभा का पहले हम उठाते हैं, क्योंकि 19% उत्पादकता रही। अगर कामकाज के लिहाज से मैं बात करूं, हालांकि सरकार का जो बिजनेस था वो एक लंबी उसकी सूची थी, कई विधेयक पारित हुए, कई मुद्दे थे, लेकिन सिर्फ 19% उत्पादकता क्यों? लोकसभा में पिछली 19 बैठकों में जो कुछ हुआ, देश की 140 करोड़ आवाम भी उसको देख रही है जी। सरकार ने हर भरसक कोशिश की। स्पीकर साहब ने बार बार निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी, किरण जी रिजिजू जी ने बार बार निवेदन किया कि सार्थक चर्चा हो, पर विपक्ष इस बार शायद तय करके आया कि ये सदन हम नहीं चलने देंगे। सदन में हंगामा करते रहे, वेल में आते रहे, प्ले कार्ड दिखाते रहे, नारेबाजी करते रहे। केवल एक बिल पर चर्चा हुई, नकल की रोकथाम के बिल पर, और उस पर भी जब फाइनल आंसर का समय आया जो हमारे मिनिस्टर को देना था, उस समय उन्होंने हंगामा किया, हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी जी। तो विपक्ष के असहयोग के कारण इस बार चाहकर भी सरकार 19% से ज़्यादा उत्पादकता नहीं दे पाई। ये अलग बात है कि सरकार के एजेंडे में जितने बिल थे उसमें एक बिल जेपीसी को दिया गया, बाकी लगभग सारा बिजनेस पार्ट सरकार ने पूरा किया। इसका एकमात्र कारण विपक्ष की जिद्दी एलओपी का व्यवहार और उनका अमर्यादित आचरण जो सदन को बाधित करता रहा। जी, अमर्यादित आचरण, इस पे भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन विपक्ष का भी कहना रहा कि उसके मुद्दों पर सरकार ने चर्चा स्वीकार नहीं की। विपक्ष का आरोप सरकार पर रहा, लेकिन मुद्दा पक्ष और विपक्ष का नहीं है, क्योंकि सदन चलता है तो चर्चा होती है, चर्चा होती है तो देश के मुद्दों पर बात होती है। सुजीत जी, अगर बात मैं लोकसभा की तुलना करूं, उसकी तुलना में राज्यसभा में जो उत्पादकता रही है वो 39% रही। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्या कारण रहा कि विपक्ष का एक रवैया लोकसभा में सदन को ना चलने देना और दूसरे सदन में, उच्च सदन में उत्पादकता अधिक होना? देखिए, सबसे पहले तो एक राज्यसभा सांसद के नाते मुझे थोड़ी संतुष्टि है कि राज्यसभा में 39% प्रोडक्टिविटी है लोकसभा की तुलना में। लेकिन जैसे दामोदर भाई साहब बता रहे थे और आप भी बताए कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि सरकार ने जो बिल जो पारित करने थे वो पारित कर लिए, जैसे एक जेपीसी को गया FCRA अमेंडमेंट बिल, उसको छोड़ के। लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से 19%, 39% ये बहुत ही कम है। और जब सरकार बार बार कह रही थी कि हम लोग सारे विषयों पे चर्चा करने के तैयार हैं, ये विपक्ष के पास ना तथ्य था ना तर्क था कोई। तो ये शुरू से ये मन बना के आए थे कि हमको चर्चा नहीं करना है, ऐसे ही गुमराह करना है। और जब एक बात उनकी मान जाती थी सरकार, तो फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते। ठीक है, तो इनको वो 20 जुलाई से ये तय करके आए थे कि सरकार कोई चर्चा में भाग नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि सच बोलूं तो अगर चर्चा में ये भाग लेते तो इनकी पोल खुल जाती। देखिए, राज्यसभा में अब जैसे किरण रिजिजू जी बता रहे थे, हर बिल पे 4, 4.5, 5 घंटे पे चर्चा हुआ है और हम लोग सब पार्टिसिपेट किए उसमें। DMK, BJD, YSRCP, TDP, BRS, ऐसे अन्य विपक्ष के अन्य ये सारे दल थे। TMC, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल ने बॉयकॉट किया। तो यहाँ पे बात यह आता है कि आप बॉयकॉट करके आपने देश के सामने अपना चेहरा आपने खुद ही दिखा दिया। देश की जनता को पता चलेगा कि देखिए आप जो संसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पे चर्चा में भाग लेके कुछ अच्छे सुझाव देते, वो नहीं करके आप शोर शराबा करते थे, फिर भाग जाते थे।
तो जो चर्चा में भाग लेके जो सुझाव दे पाते वो नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई सुझाव देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये ना कभी जनता की सोचते हैं ना कभी देश की सोचते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए ये कभी ना कभी इनको अक्ल आना चाहिए। और लोकसभा राज्यसभा की तुलना अगर आप जैसे कर रहे थे क्यों लोकसभा में कम हुआ राज्यसभा में ज़्यादा हुआ, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जैसे जो राज्यसभा में इनके जो ये बटे हुए हैं जी, दल, विपक्षी दल बटे हुए हैं, बिखरा हुआ है हाँ, विपक्ष। पूरे बिल्कुल जी। बिखरा हुआ है। तो वहाँ पे भी मैं देखता था कभी कभी आम आदमी पार्टी आके अपना बात कर चले जाते थे, और ऐसे 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 कई बार हुआ है। टीएमसी एक दो बार आए अपने बात करके चले गए। तो ये एक बहुत ही विचित्र इनका व्यवहार रहा है। जी, जाहिर सी तौर पे जो विपक्ष की रणनीति देखने को मिली उसमें लोकसभा में विपक्ष का रवैया कुछ अलग था, राज्यसभा में कुछ अलग था, और इसलिए दोनों की उत्पादकता में अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उत्पादकता की बात की जाए तो 100% की उत्पादकता लोकसभा अध्यक्ष भी को भी थी और राज्यसभा के सभापति जी को भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रश्नकाल का, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, सांसद सदस्यों की बात करता हूं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है, यह समय सांसद सदस्यों का होता है। और दामोदर जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। पूरा मानसून सत्र निकल गया, प्रश्नकाल या तो चला नहीं, चला तो नाम के लिए चला, पूरा वॉश आउट हो गया प्रश्नकाल। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? क्योंकि प्रश्नकाल में तो प्रश्न सत्ता पक्ष के सदस्य का भी होता है, विपक्ष का भी होता है। प्रश्नकाल तो वो वक्त होता है जब विपक्ष को सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अवसर मिलता है, जी, सवाल पूछने का अवसर मिलता है, और सरकार वहाँ उत्तरदायी होती है संतुष्ट जवाब देने के लिए। पर जब आदमी ने तय कर लिया कि मैं सदन नहीं चलने दूंगा, तो कितनी मुश्किल से एक सांसद का प्रश्न लगता है। सारे सांसद प्रश्न लगाते हैं, प्रश्नकाल में 20 सांसद को मौका मिलता है, तो वो समझते हैं कि आज भगवान ने हमारी सुन ली, आज मैं जनता का मुद्दा यहाँ उठाऊंगा, सरकार से कुछ जानकारी लूंगा और मेरे क्षेत्र का अपडेट लूंगा। और जब उसको वो अवसर नहीं मिलता तो बहुत मायूस होता है। प्रश्नकाल नहीं चलने देना मैं समझता हूं विपक्ष का फेल्यूरनेस है, जबकि बार बार स्पीकर साहब ने कहा है कि प्रश्नकाल पर कोई व्यवधान मत करिए, यह तो मौका है कि सांसद अपनी बात कहें। इसी प्रकार से 0 आवर, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को 0 आवर में उठाने का अवसर मिलता है। क्या वो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो उन्होंने 0 आवर भी नहीं चलने दिया। इन दोनों के कारण जब क्षेत्र में जाएंगे हम, तो हमारे जो मतदाता हमसे सवाल करेंगे आपने क्या किया 30-20 दिन में, लेकिन उनको मालूम है कि हम चाहकर भी नहीं कर पाए, और विपक्ष के हुड़दंग के कारण सदन बाधित रहा। सदन के मुद्दों को विपक्ष चौराहे पर सलटना चाहता है, आंदोलन से सलटना चाहता है, नारों से सलटना चाहता है। जी, जैसा आपने कहा पहले कि व्यवधान क्यों पैदा हुआ, विषय तो नीट से चालू हुआ। जी, सरकार पहले दिन से चाहती थी नीट पर चर्चा हो। सदन चलता है सदन की नियम और व्यवस्था से, जी, परंपरा से। उसके तहत विपक्ष को एक चिट्ठी देनी होती है स्पीकर महोदय को कि हम इस नियम के तहत इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आज तक एक प्रस्ताव स्पीकर को नहीं दिया। उल्टा भाजपा के 3 सांसदों ने नियम 193 के तहत स्पीकर महोदय को लिखकर दिया कि हम नीट पर चर्चा करना चाहते हैं, कृपया समय दें। जी, चिल्ला वो रहे हैं बाहर कि नीट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, और प्रस्ताव हम दे रहे हैं, पर चूंकि हाउस को ऑर्डर में नहीं रखना चाहते हो, इसलिए चाहकर भी उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और 2 दिन पहले तो अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री भी हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया था, आइए बैठिए, आज 3 बजे से कल 3 बजे तक, आज देर रात तक मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूं, एक एक बात मैं नोट करूंगा और आपकी एक एक बात का मैं तफसील से जवाब दूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है, हमारी पारदर्शी सरकार है, लेकिन उस बात को भी नहीं सुनना चाहते। राहुल गांधी जी ने उनकी इस बात पर भी ऐसी भद्दी प्रतिक्रिया दी कि हम और अमित शाह जी का भाषण नहीं सुनना चाहते। अरे भाई, लोकसभा और राज्यसभा में तो बहस ही होती है जी। आप अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, और जनता फैसला करेगी कौन सही है और कौन गलत है। लोकतंत्र का असली मालिक तो जनता है। जी। मैं आज आपको दावे से कह रहा हूं
140 करोड़ आवाम के सामने विपक्ष बेनकाब हो चुका है। वो अपने क्षेत्र में जाके जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष बैकफुट पर आया है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया। जी, जाहिर सी बात है, देश की जनता तो उम्मीद ये करती है दामोदर जी की जो आसाम में बाढ़ की स्थिति है उस पर सदन में चर्चा होगी। मुझे कई आसाम के सांसद सदस्य मिले जो चाहते थे कि आसाम की बाढ़ की स्थिति पर या देश के दूसरे हिस्सों में जो स्थिति है उस पर सदन में चर्चा हो। देश के सामने जो चुनौती है, वैश्विक चुनौती है, उन मुद्दों पर चर्चा हो। ये बात कई सदस्यों ने कही। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को। राजनीति अपनी जगह है, मैं पक्ष और विपक्ष की उस राजनीति पर जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रश्नकाल या शून्यकाल की हम बात करें, लोकहित के मुद्दे उठाने का मौका मिलता है एक सदस्य को। एक सदस्य, वो चाहे विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, बड़ी मुश्किल से नंबर उसका एक तरह से जो प्रक्रिया है प्रश्न की सेलेक्ट करने की, उसके बाद उसका नंबर आता है। तो एक सदस्य के नाते आप कैसा महसूस करते हैं कि जब पूरा प्रश्नकाल नहीं चलता, लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए शून्यकाल का समय भी नहीं मिल पाता है? आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? देखिए, राज्यसभा में 219 दिन में 285 स्टार्ट क्वेश्चंस लिस्ट हुए थे। उसमें से बस 16 क्वेश्चंस लिए जा सके। 16 क्वेश्चन 200 तो 5% लगभग होता है। जी, मेरा भी स्टार्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सदन चल ही नहीं पाया। मेरे भी 0 आवर लगे थे। तो मेरे को जितना जानकारी है कि सारे दलों के बीच में एक कंसेंसस बना था कि कम से कम 0 आवर और क्वेश्चन आवर को हम लोग डिस्टर्ब ना करें, शोर शराबा से उसको ख़राब ना करें। लेकिन देखिए, मैं तो 6 साल से देखते आ रहा हूँ, हर सेशन में विपक्ष वाले खड़े जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब नारेबाजी शोरबाजी करके वेल जाने की कोशिश करते हैं, प्लेकार्ड लेके करते हैं। क्योंकि ये मैंने शुरू में ही कहा था कि इनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है देश की जनता का या देश का। जिसको चिंता होगा वो देश के हित के विषय, राज्य के हित के विषय, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने लोगों के हित के विषय 0 आवर जरूर उठाएगा। लेकिन आप उसको अभी ख़राब कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको देश की कोई चिंता नहीं है, लोगों की कोई चिंता नहीं है। क्वेश्चन आवर कितना बड़ा आपके पास हथियार है सरकार को कटघरे में खड़े करने की, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मंत्रियों की और सरकार की। यही तो लोकतंत्र की शक्ति है। कोई नहीं कहता कि सरकार के पास या सरकारी दल के पास सारे उत्तर हैं, उनके पास उन सारे ज्ञान है, ऐसा कोई हम लोग कभी नहीं मानते ये बात को। हम लोग भी मानते हैं कि विपक्ष चर्चा में भाग ले, अच्छा सुझाव दे, देश हित में अच्छी हम लोग को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करे और हमको अच्छा सुझाव दे। और अगर कोई मंत्रालय की या कोई सरकार की कोई कमी है तो उसको लोगों के सामने रखे। यही क्वेश्चन आवर की महत्व है, लेकिन उसको भी नहीं बोलते। देखिए, आपको याद होगा कोविड के समय में जब क्वेश्चन आवर नहीं चल रहा था, कितना हंगामा किए थे लोग। देखिए, सरकार डरती है, अकाउंटेबिलिटी से डरती है, सरकार भाग रही है, क्वेश्चन आवर को नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति थी कोविड के समय में, तभी क्वेश्चन आवर नहीं चला था। लेकिन उस समय कैसे ये लोग ये कर रहे थे, गलत लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब जब इनके पास मौका है तो इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो बहुत ही दुर्भाग्य है। तो मैं मानता हूँ, देखिए कि ये तो सुधरने वाले लोग नहीं है, मैं जितना जानता हूँ। तो इनको अपना थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इससे क्या मैसेज जा रहा है। जी, मुद्दा विपक्ष के आचरण का भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के संसदीय लोकतंत्र का है, क्योंकि सदन में चर्चा और संवाद एक महत्वपूर्ण संसदीय विधा है और जिसका अधिकार पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। प्रश्नकाल एक तरह से सरकार की जवाबदेही तय करता है, और अगर प्रश्नकाल नहीं चलेगा तो एक सदस्य सरकार से सवाल कैसे पूछेगा, सरकार जवाब कैसे देगी? क्योंकि मुद्दा खेती किसानी का भी होता है, देश के विकास का भी होता है, आम आदमी से जुड़े मुद्दे होते हैं प्रश्नकाल के रूप में जो सदस्य पूछते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आपने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अमित शाह जी का भाषण सुनना नहीं चाहता। मैं राहुल गांधी जी का, चूंकि आपने जिक्र किया, उन्होंने इस बात को स्टेटमेंट दिया है और वो सार्वजनिक रूप से है। राहुल जी का आचरण या लोकसभा में उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द जिसको लेकर विवाद होता है, व्यवधान पैदा होता है, क्या इसके पीछे क्या वजह क्या है? क्योंकि अगर हम किसी की बात सुनेंगे नहीं तो संवाद कैसे होगा? अगर विपक्ष सरकार की बात नहीं सुनेगा और अगर विपक्ष के नेता यह कहेंगे कि मैं देश के गृह मंत्री की बात या उनका भाषण नहीं सुनूंगा तो संवाद कैसे होगा, कैसे सदन चलेगा? हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था 8 दशक की है जी।
79 ईयर्स हो गए हमको देश को आज़ाद हुए, 52 से तो निर्वाचित लोकतंत्र चल रहा है। पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, हमारे भी रहे हैं, उनके भी रहे हैं। आज तक ऐसा अमर्यादित आचरण किसी ने नहीं किया। या तो इन्हें संसदीय व्यवस्था का भान नहीं है, या ये अपने आप को राहुल जी संसदीय व्यवस्था, नियम, कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं। वरना इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता इंसान? सदन में कुछ बोलना नहीं है और बाहर सब कुछ बोलना है। वो अगर विद्यार्थियों की बात को लेकर बैठे हुए हैं तो क्या केवल नीट का प्रश्न आउट हुआ? क्या झारखंड में कुछ नहीं हुआ? क्या कर्नाटक में कुछ नहीं हुआ? क्या पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ? वहां के मुद्दों पर ये दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं? क्या वहां छात्र नहीं है? क्या वहां छात्र का, युवा का भविष्य नहीं है? क्या वहां नौकरियों में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है? वहां के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और इन्होंने तय कर लिया इस बार, क्योंकि व्यक्तिगत चर्चा में इन्हीं की पार्टी के और हमारे विपक्ष के कुछ सांसद हमें भी मिलते हैं, वो खुद दुखी हैं। वो कहते हैं हमारे नेता को हो क्या रहा है, हम बोलना चाहते हैं, हम अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं। और लोकतंत्र में तो अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी? चर्चा चौराहे पर तो नहीं हो सकती जी। संवैधानिक चर्चा तो सदन में ही होगी। और चर्चा में जिसका भरोसा नहीं है उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना विश्वास है, आप भी तय कर सकते हैं, जनता भी तय कर रही है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने भी आखिर इतने बरस में रोज़ टीवी पे लाइव हम देखते हैं, मैंने ऐसा सदन कभी नहीं देखा इतना गैर जिम्मेदार ना विपक्ष हो, जो कानून की धज्जियां उड़ावे, जो स्पीकर की बात नहीं माने, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहे, जो हमारे सदन के जो पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उनको नहीं सुनना चाहें। जब वो हमको सुनना ही नहीं चाहते तो चर्चा तो आगे बढ़ नहीं सकती। हमने तो कहा हम उनको सुनना चाहते हैं, वो बोलें, अपनी बात कहें, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन न वो कुछ बोलना चाहते हैं, न हमको सुनने देना चाहते हैं। बहुत अफसोसजनक रहा है। और इसीलिए आज हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने अपनी ब्रीफिंग में सरकार का बिजनेस होना एक अलग बात है, लेकिन चर्चा नहीं होना और 19% उत्पादकता रहने पर अफसोस जाहिर किया है। जी, जाहिर सी बात है, चर्चा नहीं हो पाना एक बड़ा सवाल है। लेकिन सुजीत जी, बात हम एक आचरण की कर रहे हैं। बात केवल मैं कोई राजनीतिक चश्मे से बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सदन में राहुल जी, उनकी पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि अमित शाह जी वक्तव्य दें, जवाब दें, जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, जो छात्रों पर सख्ती की गई। और अमित शाह जी ने कहा कि मैं जवाब देने को विपक्ष के एक एक सवाल का तैयार हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को पत्र भी अमित शाह जी ने लिखा कि सदन की समय तय किया जाए, मैं हर सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। एक बात। दूसरी बात, संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से मानसून सत्र के दौरान सदन में चर्चा हो, सुचारू रूप से चले, कम से कम 2 बार संवाद किया, बातचीत की। क्या इसके पीछे देखते हैं? क्या ये अड़ने वाला रवैया है या चलने वाला रवैया है, सदन को चलाने वाला? क्या कहा जाए इसको? क्योंकि कहा जाता है कि सदन को ना चलने देना भी रणनीति है। देखिए, ये बात सच है कि जो विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है अपने संविधान में, ये लोकतंत्र का ये खासियत ही यही है। अंग्रेजी में एक चीज़ कहते हैं, वॉकिंग द एक्स्ट्रा माइल। आपने खुद ही कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 2 बार राहुल गांधी जी से जाके संवाद किया उन्होंने। गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा स्पीकर साहब को कि मैं हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, हर सवाल का मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, जितना समय आप तय करेंगे उतना समय मैं रहूँगा सदन में। नतीजा क्या हुआ? हर दिन एक एक नया ये लोग डिमांड करते गए, हर दिन गोल पोस्ट को शिफ्ट करते गए, क्योंकि शुरू से ये लोग मन बना के आए थे कि वो चर्चा नहीं करना है। ये चर्चा करने से भागने वाले लोग हैं, ये कवर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो ये लोग बस पत्थर फेंक के भाग जाएंगे, इनका काम ही यही है। क्योंकि जब ये लोग चर्चा करेंगे तो बहुत सारे सवाल इन्हीं के ऊपर आएंगे। जैसे झारखंड का बात अभी किया, कर्नाटका का बात, पंजाब का बात, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इन्हीं के ऊपर आएगा।
ठीक है, तो ये लोग नहीं चाह रहे थे, ये लोग बेनकाब हो जाते अगर चर्चा करते तो और इनको कोई सुझाव देना नहीं है, इनके पास ना कोई अच्छा सुझाव है, ना कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है। तो ये शुरू से मन बना लिए थे कि चर्चा नहीं करना है। इनको उम्मीद नहीं थी कि गृहमंत्री जी राजी होंगे, ठीक है। जब राजी हो गए, क्योंकि गृहमंत्री जी को पता है कि इनके पास कोई ऐसा कोई तर्क नहीं है और हर चीज़ सरकार हमारी बिल्कुल पारदर्शिता वाली सरकार है और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, पीपुल्स गवर्नमेंट है। तो गृहमंत्री जी बोले ठीक है, अब जो विषय पर चर्चा करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, तो तब भाग गए। तो देखिए, ये बात सच है कि सरकारी जो प्रतिपक्ष को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होता है जी, और सरकार और सदन चलाने का काम ज़्यादा जिम्मेदारी प्रतिपक्ष पे रहता है। तो आप मुझे ये बताएं, प्रतिपक्ष ने, सरकार ने कहाँ पे सरकार से थोड़ी सी भी चूक हुई है कि पूरी कोशिश जितना हो सके उससे ज़्यादा, वॉकिंग द एक्स्ट्रा माइल जैसे कहते हैं, पूरी कोशिश की कि सदन चले, ताकि गलत मैसेज ना जाए देश को कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। एक दिन का 9 करोड़ रुपया खर्च होता है, जितना मेरे को जानकारी है सदन चलने में। तो देश के लोगों को ये नहीं लगे कि देखिए हमारे पैसा कैसे बर्बाद हो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये विपक्ष वाले नहीं मानेंगे तो मैं उनको भगवान ही उनको जी बिल्कुल सदन चले, इसकी जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है जी, केवल सरकार की नहीं है और केवल विपक्ष की नहीं है। संसद में चर्चा हो, लेकिन दामोदर जी 12 बिल पास हुए, सिर्फ एक बिल पर चर्चा हो पाई, वो भी जो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 था। संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा हुई, कई घंटे चर्चा हुई, हर दल के सदस्य ने लगभग उसमें भागीदारी की, जैसे एक संसदीय लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है, और बिल पारित हुआ। लेकिन बाकी जो बिल थे वो बिना चर्चा के पारित हुए। संसदीय दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? इसमें एक पहलू और है जी, एक महत्वपूर्ण बिल हमारे एजेंडे में था, FCRA जी, सरकार चाहती तो बहुमत था, उसे भी पारित कर सकती थी। जी, सरकार ने विपक्ष का मान रखते हुए उनकी इच्छा के अनुसार इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया, जी, जबकि बिल तो उसी दिन पारित हो सकता था। जी, उसमें 50% मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बिल है और उनकी इच्छा थी कि इसको JPC को दे। वो उसका भी विरोध करते हैं। अब जब सरकार ने स्वीकार कर लिया हम JPC को दे रहे हैं, स्वयं वक्तव्य दे दिया मंत्री जी ने, तो बोलता है जी इस बिल को तो निरस्त करो। जी, आप याद करिए, पहले सप्ताह के अंदर इनकी मांग थी नीट पर चर्चा। जी, मांग करते हैं सड़क पर, चौराहे पर, बाजार में, लिख कर दिया भाजपा के सांसदों ने 193 में, जी, लेकिन चर्चा का माहौल ही पैदा नहीं होने दिया। दूसरे हफ्ते में इन्होंने कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, तीसरे हफ्ते इन्होंने कहा गृह मंत्री वक्तव्य दे, चौथे हफ्ते ये कहते प्रधानमंत्री माफी मांगे। ये तो वो स्थिति हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, करना उनको कुछ नहीं है। वो बहाना तलाश रहे हैं कि हम चर्चा से बचें, हम बेनकाब होने से बचें। मैं आज कह रहा हूं, जिस पर भी चर्चा होती है या होगी उसमें वो बेनकाब होंगे, क्योंकि उनका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। जी, वो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, इमरजेंसी का उनका इतिहास भी सामने आता है। जब 1975 के आसपास संविधान का 41वां 42वां संशोधन किस प्रकार से उन्होंने पारित किया, हम भी चाहते तो कर सकते थे FCRA, जी, लेकिन हमने उनका इसलिए मान रखा कि वो शांत हों, वो चर्चा में भाग लें और हमारे गृह मंत्री जी उनकी बात का तफसील से जवाब दे सकें। लेकिन अगर वो ये जवाब देते हैं कि मुझे गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना है, तो ये भाषा तो संसदीय लोकतंत्र की तो नहीं है। और मैं सही कह रहा हूँ, बिड़ला साहब जो हमारे बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि मैं व्यथित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि आप हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, और असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ये आपने गलत बोला, इस पे आपको क्षमा मांगनी चाहिए, बोलते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कौन सी भाषा है? मान लो कोई गलती है तो क्षमा याचना करना तो बड़ी बात है, मांगना तो, लेकिन एक एरोगेंसी जैसा उनके एटीट्यूड में है। आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी बहुत बड़ी बातें होती है। कभी भी स्पीकर की तरफ पीठ करके वो खड़े रहते हैं, राष्ट्रगान हो रहा वो इधर उधर देखते रहते हैं। क्या राष्ट्रगान की गरिमा से भी वो बंधे हुए नहीं है? मैं सही कह रहा हूं, वो चाहे कुछ भी करते रहे, उनके इस अमर्यादित आचरण को 140 करोड़ आवाम देख रही है।
हर चुनाव में उनको सजा मिली है और आने वाले चुनाव में भी उनको सबक मिल जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बात चाहे आचरण की हो या बात शब्दों की हो या बात भाषा की हो, जाहिर तौर पर लगभग हर सत्र में इस पे एक विवाद होता है। लेकिन मेरा मुद्दा है कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित हुआ, लंबी चर्चा हुई, अच्छी बात है, देश ने सुना जाना सदस्यों के मन की बात को, सदन की बात को। लेकिन संसद में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया गया। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक पारित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक को पारित किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित किया गया। कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक पारित हुआ। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक पारित किया गया। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, केरल का नाम बदलने वाला विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक पारित हुआ। खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक भी पारित किया गया और FCRA संशोधन जो विधेयक था उसको JPC को भेज दिया गया। मैंने ये सुजीत जी जो नाम बिल्स के लिए जो सदन से पारित हुए, FCRA को JPC को भेजा गया, बाकी शेष बिल पारित हुए। इसमें अगर जो परीक्षा वाला बिल था उसको हम छोड़ दें तो बाकी सब बिल ऐसे थे जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े थे, देश के जो हमारा गौरव उसके सम्मान से जुड़े हुए थे, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हुई। और बिना चर्चा के ये बिल, या चर्चा हुई भी तो नाम की चर्चा हुई, हालांकि विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी बिल पे, नहीं हो पाई इन पे। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि अगर बिना चर्चा के बिल पास हो जाएंगे? देखिए, राज्यसभा में तो चर्चा हुई ये सारे बिलों पे। ये बात अलग है कि जो विपक्ष वाले, जो खासकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और TMC, ये लोग बॉयकॉट किए, तो बाकी सब दलों, प्रतिपक्ष के जो NDA के दलें हैं, या फिर जैसे मैंने कहा BRS, YSRCP, TDP, BJD, ये सब दलों ने, इसमें DMK, ये सब दलों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। बहुत ही अहम बिल थे। देखिए, MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, MSME हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो बोलते हैं ना, जो लाइफलाइन है, बैकबोन है, तो इसको कैसे और सुधारा जाए, MSME को और कैसे सपोर्ट मिले। जैसे देखिए, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को कैसे और अच्छा सुदृढ़ किया जाए, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो 34 से 38 बढ़ाया जाए, या जो नेशनल ऑनर बिल हो। तो ऐसे जो अपने टैक्सेशन एंड अदर बिल्स अमेंडमेंट की बात कही, उसमें जो हमारी जो UPI पेमेंट, देखिए आज पूरी दुनिया हमारी UPI पेमेंट की बात करती है, लेकिन इसको और आगे कैसे बढ़ा चाहिए, उसके लिए जो पेमेंट गेटवे सिस्टम अमेंडमेंट जो था बिल, या फिर हमारे जो एप्रोप्रिएशन बिल, ये सब बिलें ऐसे थे जो देश की अर्थव्यवस्था से लेके, देश की आम जनता से लेके, देश की मतलब जो हमारी विकसित भारत का जो सपना है उसके तरफ जाने वाले सारे जो कानून थे। लेकिन ऐसे मौक़ों को भी वो उसमें भाग नहीं लेके ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल यही है कि ये लोग देश हित में कभी है ही नहीं और देश के कभी नहीं रहे ये लोग जी। सिर्फ आज ही नहीं, आप देख लीजिए, इनका इतिहास देख लीजिए, जैसे दामोदर जी कह रहे थे, इनका इतिहास देख लीजिए। इनको बस एक ही परिवारवाद और एक ही पार्टी, बस यही है इनकी। नहीं, ये सब जो मुद्दे थे, जो बिल थे, इन पे अगर चर्चा होती, विपक्ष के सदस्य इसमें भाग लेते, तब भी तो अपनी बात कह सकते थे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा में इन विधेयक पर चर्चा भी की, हालांकि बहुत लंबी चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि व्यवधान भी विपक्ष की ओर से किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में भाग भी नहीं लिया। देखिए, डॉक्टर शशि थरूर का एक इंटरव्यू है 2 दिन पहले का, आप शायद देखे होंगे जी। उसमें अपने दल को उन्होंने क्या कहा, आप उस इंटरव्यू को देख लीजिए। मैं आप सारे आपके जो ऑडियंस को आग्रह करूंगा कि वो इंटरव्यू देखें। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कांग्रेस दल, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन ये लोग सड़क में जो बर्ताव करना चाहिए उसको सदन में क्यों कर रहे हैं? सड़क का काम सड़क में रखिए, संसद का काम संसद में रखिए। संसद में आपका काम है, आप आके आप सरकार की नीतियों का आलोचना कीजिए, जो देश हित में वो बात करिए, जो सुझाव देना सुझाव दीजिए। पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आप यहाँ पे नारेबाजी करके वेल ऑफ द हाउस में जाके दंगा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब चीज दुनिया देख रही है। ये सब चीज आपको शोभा नहीं देता। खुद डॉक्टर शशि, जाहिर सी बात है, कानून तो सदन से ही बनेगा ना, सड़क पे तो बनेगा नहीं। सड़क पे आंदोलन हो सकता है, लेकिन कानून अगर कोई राष्ट्र हित में बनेगा तो वो सदन से ही बनेगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा दामोदर जी, जिस पर मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि इस पे एक अच्छी चर्चा देखने सुनने को मिलेगी, वो था राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक। इस विधेयक
को लेकर सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ दोनों सदनों में से पेश किया, पारित हुआ, लेकिन क्या जिस तरह की चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की उम्मीद थी, आप कैसे देखते हैं इसको? वंदे मातरम जी, राष्ट्रीय सम्मान का कानूनी जामा पहनाने का एक बिल जो राष्ट्रगान का है, एक शब्द नहीं बोलना चाहते बल्कि विरोध करना चाहते हैं। इनके हाल तो ये है कि वंदे मातरम जब होता है तो ये उसका भी उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। मैं आज भी देख रहा था, जबकि वंदे मातरम तो न भाजपा का है न आरएसएस का है जी। ये तो आज के 150 बरस पहले बंकिम बाबू ने आनंद मठ में उस समय गाया जब महारानी विक्टोरिया के गीत चला करते थे। तो देश के नौजवानों को देशभक्ति की प्रेरणा देने के उद्देश्य से इस गीत का गायन हुआ और वास्तव में इस वंदे मातरम के उद्घोष ने सैकड़ों हजारों नौजवानों को देश पर कुर्बान होने की प्रेरणा दी। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को भी ये नज़रअंदाज करना चाहते हैं। लेकिन सच पूछो तो जैसा मैंने पहले भी कहा, थोड़ी इनकी पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए। इनको राष्ट्रीय सम्मान से कोई सरोकार नहीं है जी। इनको एक ही सरोकार है कि एक परिवार की दुकान जिंदगी भर चलती रहे, वो राज करता रहे और उस परिवार के अलावा किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को राज में बैठने का अधिकार नहीं है। इस कीड़े से, इस मनोविज्ञान से ग्रसित है और ये अपने आप को सुपर पीएम समझते हैं। इस कारण ये कानून की भी धज्जियां उड़ाते हैं, उसकी भी अवहेलना करते हैं। राष्ट्रीय सम्मान जैसे विषयों पर भी ये गंभीरता नहीं दिखाते हैं। ये बहुत दुखद है, लेकिन किया कुछ भी नहीं जा सकता। जी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो सुजीत जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पे भी एक उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि एक बड़ी समस्या है देश के सामने, जो कोर्ट में, जो न्यायालय में जो केस पेंडिंग रहते हैं, एक बड़ी समस्या है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कम है, इसलिए साहब केस पेंडिंग रहते हैं। इसमें संवैधानिक विषय भी बहुत से होते हैं कि उसमें विलंब होता है। लेकिन जब सरकार ने बिल पेश किया तो इस पे लोकसभा में तो चर्चा हो ही नहीं पाई, लेकिन जब इसकी राज्यसभा में से पेश किया तो सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी भाग नहीं लिया। ये जो समस्याएं देश के सामने हैं और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, बिल सदन में लेके आना चाहती है, जिसपे विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। कोर्ट की, न्यायालय की बात को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं, वो मौका हो सकता था, इस पे भी चर्चा देखने को बहुत अधिक नहीं मिली। देखिए, ये लोग कब न्याय व्यवस्था पे, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट कहें या फिर हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, इन पे इनका भरोसा कब रहा है? आपको याद होगा कमिटेड जुडिशरी, कंसेप्ट ऑफ कमिटेड जुडिशरी, कुमार मंगलम कांग्रेस के एक बड़े मंत्री हुआ करते थे 70 दशक में, उन्होंने कहा था। इसका अर्थ क्या है? कमिटमेंट टू द पार्टी आइडियोलॉजी, पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान पे उनके कमिटमेंट नहीं, देश पे कमिटमेंट नहीं। जो जजेस, उस समय तो कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, उस समय तो सरकार, प्रधानमंत्री उस समय के मिसेस इंदिरा गांधी जिसको बोलते थे वही बनते थे जजेस। तो जो जजेस की आइडियोलॉजी, पार्टी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ मिलती थी, उन्हीं को जजेस बनाया जाता था। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 19 जो एडीएम जबलपुर वाले जो एक मैटर, जो फेमस मैटर है, जहाँ पे जस्टिस HR खन्ना ने जो पांच जजेस की जो बेंच थी, उसमें जो इमरजेंसी में किसी का फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते, उसके खिलाफ उन्होंने जब दिया तो वो सीनियर मोस्ट जज होते हुए भी उनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस। जस्टिस HR बेग को बनाएगा, AM बेग को, और उसी दिन उन्होंने रिजाइन किया। ये पहला इंसिडेंट था कि एक सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाया। ठीक है, तो ये कब संविधान की बातें करते हैं ये लोग? करने के लिए तो कुछ भी करते हैं, लेकिन इनको ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना संविधान पे भरोसा है। जैसे मेरे साथी ने कहा अभी, बस एक परिवार बात चलाना है इनको। नहीं तो आप सोचिए, देश में हम सब जानते हैं कि अभी लगभग 1 लाख केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लगभग 40 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, लगभग 3 से 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अपने ट्रायल कोर्ट्स में। तो इसको कम करने के लिए कितना प्रयास किया हुआ है मोदी जी की सरकार ने। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, 7,200 करोड़ रुपया ई-फेज, जो ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, 3rd फेज के लिए। बजट में इस बार 2,000 करोड़ से ज़्यादा दिया गया है कोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अच्छा ठीक करने के लिए। और अभी देखिए आप कोर्ट की, पहले हम लोग बच्चे थे तब कोर्ट की हालत क्या थी, अब कैसे देखिए कितनी सुधार आ गई है। अब सारे भाषाओं में आप कोर्ट के जजमेंट्स देख सकते हैं। तो ये सब जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो ये जो 34 से 38 करने का काम भी अभी ये बिल के माध्यम से हुआ, ताकि और जो जजेस रहेंगे तो केसेस की पेंडेंसी कम होगी, लेकिन उसमें भी भाग नहीं लिया, क्योंकि न्याय प्रणाली पे इनको भरोसा नहीं है।
जी। ठीक है, तो ये तो मैं बार बार ये बात कह चुका हूं। जी, मैं इसलिए ये बात समझना चाहता हूं क्योंकि आप राज्यसभा से हैं सुजीत भाई और दामोदर जी लोकसभा से हैं। सदन में दरअसल दोनों सदनों में जब चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर बिल पारित होता है, विचार के लिए रखा जाता है, तो एक अलग अलग पक्षों के विचार उभर के सामने आते हैं। जो आपने न्यायाधीशों की बात कही, कोर्ट में पेंडिंग केस की बात की, किस तरह सरकार सुधार कर रही है या उसमें खामियां हैं, उसका भी चर्चा सदन में होती है। लेकिन जब बिल बिना चर्चा के पारित होते हैं तो इन सब मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पाती है। आप भी शायद न्यायाधीशों की जो संख्या संबंधी बिल है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने में समस्या क्या, मेरे को ये समझ नहीं आती। उसका किस बात का विरोध है? संख्या बढ़ेगी, न्याय त्वरित मिलेगा। इनकी तो ये स्थिति है, केरल का नाम केरलम, वहां के लोगों की भावना के अनुसार, वहां के सदन की भावना के अनुसार सरकार प्रस्ताव ला रही है और यस और नो जब पूछा जा रहा है तो हमको तो यस करना ही है जी। और उन्होंने उस पर भी नो बोला है और नो इस कदर बोलते जबकि वहां पर सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली है सरकार। जी यस, इनके सेकंड टॉप लीडर सहित जो केरल से संबंधित है, नो धुन में बोल रहे हैं। बस नो बोलना इसलिए बोल रहे हैं, हमने हाँ बोला इसलिए उनको नो बोलना है। तो कहा भी है, टोका भी है उस समय, अरे भाई ये तो केरलम का प्रस्ताव है, इसमें भी आपत्ति है क्या? उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, उनको उर्दन करना है और हर बात पर नो बोलना है, माहौल खराब करना है। मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ, केरल के उनके सांसद भी नो बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है जी कि वो एक धारा के तहत बह रहे हैं, उनका विवेक वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था और वास्तव में सदन की स्थिति बहुत ही, मैं नहीं बोल सकता उस प्रकार की रही है। जी, जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूं आपकी उस पीड़ा को कि इसमें किसी कोई अगर नेता ये कहता है कि मुझे गृह मंत्री को नहीं सुनना है, उनका भाषण नहीं सुनना है, तो फिर बात कहां संवाद होगा, कहां चर्चा होगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण विधेयक सुजीत जी मैं जानना चाहता हूं, एक तो कराधान से संबंधित जो विधेयक था और दूसरा जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक पारित हुआ है। इन दो विधेयकों पर इसमें क्या खास बात थी और क्या इसके पीछे उद्देश्य है लाने का सरकार का, जो पारित हुए हैं दोनों बिल? जी देखिए, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल ये हमारी 1891 में बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट थी जी। तो इसके दो मकसद थे इसको जो नया कानून लाने का। ये जो 1891 का जो कानून था उसको रिपील करके नया कानून लाया गया, क्योंकि ये मोदी जी का सपना है कि देश में पुराने जो कॉलोनियल माइंडसेट के जो कानून हैं, जो गुलामी के जो मानसिकता है, उसको हटाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, पहले ज़माने में जो डिजिटल जब नहीं था तो जब भी कोर्ट में पेशी होती थी कोई बैंक की रिकॉर्ड को, तो बोरे भर भर के सारे लेडजर और रिकॉर्ड्स लेके जाते थे, तो कितने दिक्कत होती थी। तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, अभी डिजिटल वो एरा है, तो अभी ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिजिटल रिकॉर्ड को बैंक में दिखा के, हाँ वो सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए और उसमें सेफगार्ड होना चाहिए कि वो कोई डुप्लीकेट कॉपी ना हो या फिर कोई साइबर फ्रॉड ना हो। वो अगर वो कन्विंस होता है बैंक, तो आपका डिजिटल रिकॉर्ड को बैंक मानती है, ठीक है। तो ये वो जो नया कानून बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 2006 ये प्रावधान करती है। दूसरा जो टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट लॉज, उसमें जो मुख्य जो है, जो पहले क्या था, हमारे जो देश में बाहर से जो पैसे आते थे तो वो जो मुनाफा करते थे या फिर उनको जो कैपिटल गेंस होती थी उसमें उनको टैक्स देना पड़ता था। ये दुनिया में जितने बहुत सारे जो बड़े देश हैं इसमें ये प्रावधान नहीं है। तो जाहिर है कि जहाँ पे अगर ये प्रावधान नहीं है तो वो वहीं जाएगी। और हमको अभी हमारे विकसित भारत की जो सफ़र है, इसमें हमारे पास इतने पूंजी है नहीं, तो बाहर से हम लोग पूंजी लाते हैं। तो जब बाहर से पूंजी लाते हैं तो बाहर के जो पूंजी हमको वो देश में तभी लाएंगे तभी उनको यहाँ पे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि वो भारत से प्रेम करते हैं इसलिए पैसा यहाँ लगा रहे हैं। उनको जहाँ पे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, वही करेंगे। तो यहाँ पे जब उनको टैक्स लगती है या फिर कैपिटल गेंस पे उनको टैक्स लगती है, तो वो लोग यहाँ पे नहीं लगा के इंडोनेशिया में लगाएंगे, मलेशिया में लगाएंगे। तो ये जो टैक्सेशन रेजिम को वर्ल्ड जो स्टैंड बेंचमार्क है उसके साथ किया गया। दूसरी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, कंपोनेंट सप्लायर्स, इनका भी जो मुनाफा है इसको 2041 तक इसको कम किया गया, ताकि हमारा जो मेक इन इंडिया का जो सपना है, PLI स्कीम लॉन्च किया गया है, हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एक हब बनना चाहते हैं, इसको बढ़ावा मिलेगा।
जी। ठीक है, और जैसे पेमेंट गेटवे का बात तो मैंने किया हुई है। जी, जाहिर सी बात है, लोकसभा में इन विधेयकों पर चर्चा होती तो पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई ऐसे सुझाव आते, कई ऐसी जानकारी जानने सुनने को मिलती जिससे लोगों को भी फायदा होता, देश को भी फायदा होता, समाज को भी फायदा होता। लेकिन दामोदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं आप दोनों से, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका सत्रों में जब प्रश्नकाल नहीं चल पाता, संसद की कार्रवाई में व्यवधान हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है, क्या, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे याद आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था इस बात को कि प्रश्नकाल चलना चाहिए, लोक हित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सदन में सार्थक चर्चा हो। अगर मान लीजिए कुछ विपक्ष के सदस्य या दल सदन में एक सुनियोजित ढंग से अगर मान लीजिए सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो क्या करा जाए, आगे क्या रास्ता है उसका? समझाइश का ही रास्ता है, बैठकर बात करने का रास्ता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बात कर सकते हैं जी, तो हम दोनों आपस में क्यों बात नहीं कर सकते? वो तो सुनना नहीं चाह रहे हैं। एक बात हमेशा कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो सुनना नहीं चाह रहे हैं। नकल के विषय पर उन्होंने 55 मिनट भाषण किया, हमने 55 मिनट तक गंभीरता से उनका भाषण सुना, धैर्यपूर्वक, और फिर बोलते मुझे बोलने नहीं दिया रहा, मेरा माइक चालू करिए। और जब स्पीकर साहब कहते हैं भाई माइक तो चालू है, तो अब कैसी बचकाना हरकत करते हैं, स्वयं अपने हाथ से माइक को बंद करते हैं, फिर बोलते देखिए सर बंद है। मैं नहीं समझता कि इतना हल्के में सदन को कोई ले सकता है। मैं तो नेता प्रतिपक्ष पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जी, सुजीत जी, आप कैसे देखते हैं, क्या रास्ता है? क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी बैठक होती है, लोकसभा अध्यक्ष जी भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अपने केबिन में बुलाकर चर्चा करते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लगातार कोशिश की जाती है, सभापति जी के द्वारा कोशिश की जाती है, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से इस तरह का व्यवधान, तो किसी एक पे सहमति तो बननी चाहिए ना, क्योंकि ये पूर्व के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस बात को कहते थे, तमाम दूसरे दलों के नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि प्रश्नकाल तो कम से कम चले, चर्चा तो हो, संवाद तो हो। देखिए, ताली तो दो हाथ से बजेगी जी। तो सरकार तो, प्रतिपक्ष तो बिल्कुल राजी है। देखिए, मैं तो मतलब हैरान हूँ कि इनकी सोच, इनकी पता नहीं बचकाना कहिए क्या कहिए, विपक्ष की, खासकर जो कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ये मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको कुछ सद्बुद्धि दे, ताकि ये लोग देश के बारे में थोड़ा सोचें। और जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, सदन में हमारे सांसद जाएंगे, हमारे कुछ गांव के विषय में, हमारे जिला के विषय में, हमारे राज्य के विषय में, कोई समस्याओं के विषय में वहाँ पे आलोचना करेंगे, कुछ समाधान निकालेंगे, ये नहीं करने दे रहे ये लोग, तो इसीलिए बार बार हार रहे हैं। तो देखिए, मैं आई ओनली अपील टू द कांग्रेस। देखिए, हम लोग दुश्मन नहीं है जी, हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं है। और देश के लिए सोच के वो लोग भी थोड़ा सा इसमें, देखिए, जो बात करना करिए, आपको थोड़ा सा अलग ज़्यादा समय चाहिए। स्पीकर हो या चेयरमैन राज्यसभा हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मैं देखा हूँ कि मतलब जितना प्रतिपक्ष को ये मिलता है सदन में बोलने का मौका, उससे कहीं ज़्यादा उनको दिया जाता है मौका बोलने के लिए, ताकि विपक्ष हैं तो उनको ज़्यादा मौका मिलने। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर सदन है, जब हम सुनेंगे नहीं, किसी मान लीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी अगर वक्तव्य देना चाहते हैं और उस पर कोई अगर नेता ये कह दे कि मैं भाषण उनका सुनना नहीं चाहता, तो सदन कैसे चलेगा? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सदन चलेगा तभी मुद्दों पर चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो देश के हित में कानून भी पास होंगे, कानून भी पारित होंगे, और देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी होगी। दामोदर जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।